कहानी की शुरुआत होते ही साफ हो जाता है कि एक खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस पूरे शहर में फैल चुका है। सड़कें लाशों से भर चुकी हैं, हर तरफ चीख पुकार है और लोग जान बचाने के लिए पागलों की तरह भाग रहे हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब यह पहचानना भी मुश्किल है कि सामने वाला इंसान है या ज़ॉम्बी। लेकिन शहर के अधिकांश लोग इसे अब भी सिर्फ एक आम बीमारी समझकर अनदेखा कर रहे हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। इसी तबाह और डरावने शहर में हमारी मुलाकात होती है हिदेओ से, एक ऐसा आदमी जो बाहर से बहुत ही साधारण, शांत और डरा हुआ लगता है। वह जापान की एक छोटी सी मंगा कंपनी में काम करता है। उसे कॉमिक्स बनाना बेहद पसंद है, ये उसका जुनून है, लेकिन उसकी सैलरी बहुत कम है और कमजोर आत्मविश्वास की वजह से कोई उसे गंभीरता से नहीं लेता। उसके सहकर्मी उसे अक्सर नकारात्मक नजरों से देखते हैं और कभी कभी उसके काम को हल्के में भी ले लेते हैं। बाहर से वह सामान्य और साधारण इंसान दिखता है, लेकिन उसके अंदर एक अलग ही दुनिया है। वह खुद को अंदर से किसी हीरो से कम नहीं समझता। हिदेओ दिन भर अपने काम और कॉमिक्स में डूबा रहता है और असल दुनिया से कट सा जाता है। उसे अभी इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि बहुत जल्द वही शहर, वही डर और वही वायरस उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। उसे ये भी नहीं पता कि उसके अंदर छुपा हुआ हीरो बहुत जल्द उसे एक ऐसी चुनौती देगा जिसे सामना करके ही वह अपनी असली ताकत को जान पाएगा। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक साधारण डरपोक आदमी अपनी हिम्मत, जुनून और हालात के सामने साहस दिखाकर खुद को हीरो साबित करता है और वही इंसान जो अब तक सबके नजर में कमजोर था, वह आखिरकार अपनी दुनिया और प्रियजनों को बचाने के लिए खड़ा होता है। हिदेओ की सारी हिम्मत, आत्मविश्वास और बहादुरी अब तक सिर्फ उसकी कॉमिक्स और कल्पनाओं तक ही सीमित थी। असल जिंदगी में वह हमेशा चुप रहता है, अपने भीतर छुपे डर और असुरक्षा से जूझता रहता है। वह किसी भी चुनौती का सामना करने से कतराता है और अक्सर खुद को कमजोर समझता है। इसी बीच ऑफिस में उसका डायरेक्टर आता है और पूछता है, हिदेओ, तुम्हारी नई कॉमिक पूरी हुई या नहीं? हिदेओ थोड़ा हिचकिचाता है, तभी टेको जल्दी से बोलती है कि पूरी कहानी तैयार है और अब उसे बस सबमिट करना बाकी है। डायरेक्टर हिदेओ को अपनी केबिन में बुलाता है। हिदेओ अपने काम को पूरा करता है, अपनी मेहनत का अंतिम स्पर्श देता है और फिर घर लौट आता है। घर पर सुजुकी, उसकी गर्लफ्रेंड, आज भी उससे कोई बात नहीं करती। वह चुपचाप टीवी चालू करती है और बिना कुछ कहे सोने चली जाती है। हिदेओ कुछ नहीं कहता और रोज की तरह अकेले खाना खाता है। टीवी पर एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, ऐसे इंसान से कभी प्यार मत करो जो सिर्फ अपने काम में डूबा रहता हो, वरना जिंदगी में सब कुछ खो दोगे। सुजुकी जानबूझकर आवाज तेज कर देती है ताकि हिदेओ ये सुन सके। ये शब्द हिदेओ के दिल को चुभ जाते हैं। उसे पहली बार एहसास होता है कि उसकी वजह से सुजुकी कितनी परेशान और दुखी रही है। वह सोच में डूब जाता है। उस रात हिदेओ सो नहीं पाता। वह अपने कमरे में बैठकर कॉमिक्स बनाने लगता है, अपनी पुरानी रचनाओं को देखता है और याद करता है कि कभी उसे बेस्ट कॉमिक आर्टिस्ट का अवार्ड भी मिला था। थोड़ी देर बाद हिदेओ अपना लॉकर खोलता है। वहां रखी हुई शॉटगन और उसका लाइसेंस उसे याद दिलाते हैं कि उसके भीतर छुपा हुआ हीरो अब भी कहीं मौजूद है। हिदेओ बंदूक हाथ में लेकर शीशे के सामने खड़ा होता है और खुद को हीरो साबित करने की कोशिश करता है। वह खुद से बात करता है, तू ठीक से कमा भी नहीं पा रहा और अब मुझे चैन से सोने भी नहीं देगा। फिर वह खुद को समझाने लगता है, पहले मेरी पहली कॉमिक छपने दे, फिर देखना पैसे अपने आप आएंगे, सब ठीक हो जाएगा। मैं सुजुकी का अच्छे से ख्याल रखूंगा, बस थोड़ा सा समय दे। हिदेओ खुद को दिलासा देता है, लेकिन उसके मन में हल्की डर और अनिश्चितता बनी रहती है। उसे यह नहीं पता कि बहुत जल्द उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। शहर, डर और वायरस उसकी असली परीक्षा लेने के लिए तैयार हैं। वही शहर जो अब तक उसके डर और हिचकिचाहट का गवाह रहा, अब उसे मजबूर करेगा कि वह अपने अंदर छुपे हीरो को जगाए। अगले दिन हिदेओ अपने सपनों और मेहनत की कहानी लेकर पब्लिशर के पास जाता है। उसके मन में उम्मीद की किरण जल रही होती है कि इस बार शायद उसकी मेहनत रंग लाएगी और उसकी पहली कॉमिक छप जाएगी। लेकिन पब्लिशर कहानी पढ़ते ही ठंडे अंदाज में कहता है, इसमें खास क्या है? मुझे तो यह एक आम सी कॉमिक लग रही है। हिदेओ का दिल थोड़ा टूट जाता है। उसी समय वहां एक मशहूर कॉमिक राइटर आता है और पब्लिशर तुरंत हिदेओ को छोड़कर उसके पास चला जाता है। हिदेओ उस राइटर को पहचान लेता है। 15 साल पहले दोनों ने एक ही समारोह में अवार्ड जीता था, लेकिन फर्क बस इतना है कि वह राइटर अब एक बहुत बड़ा नाम बन चुका है, जबकि हिदेओ अब तक अपनी एक भी कॉमिक पब्लिश नहीं करवा पाया। पब्लिशर बिना हिचकिचाए हिदेओ की कहानी रिजेक्ट कर देता है और पूरी तरह मशहूर राइटर की ओर मुड़ जाता है। हिदेओ को खुद पर गहरा निराशा और हार महसूस होती है। वह सीधे घर लौटता है, जहां सुजुकी उससे पूछती है कि क्या उसकी कॉमिक सिलेक्ट हुई। जैसे ही हिदेओ बताता है कि नहीं, सुजुकी का गुस्सा फूट पड़ता है। वह उसकी सारी कॉमिक्स फेंकने लगती है और चिल्लाकर कहती है,
मैं सालों से तुम्हें समझा रही हूं कि ये कॉमिक्स छोड़ दो और कोई ठोस नौकरी ढूंढो। कब सफल होोगे? कब हम शादी करेंगे? मैं और इंतजार नहीं कर सकती। सुजुकी हिदेओ को कमरे से बाहर निकाल देती है। रोते हुए वह कहती है, आज ही कॉमिक्स छोड़ दो और कोई नौकरी ढूंढो, तभी मुझसे दोबारा बात करना। अगर नहीं करोगे तो कभी वापस मत आना। हिदेओ दरवाजे के बाहर खड़ा होकर बार बार माफी मांगता है। वह बस इतना कहता है, कमरे में रखा मेरा गन लाइसेंस मुझे दे दो, मैं चला जाऊंगा। सुजुकी समझ जाती है कि हिदेओ ने अपनी दुनिया और सपनों को ही चुना है, इसलिए वह बिना दरवाजा खोले उसे लाइसेंस दे देती है। हिदेओ टूटे हुए दिल और मन के साथ देर तक एक बेंच पर बैठा रहता है। उसके दिमाग में सिर्फ यह चलता है कि अब शायद उसे ऑफिस में ही रहना पड़ेगा और सपनों को फिलहाल के लिए छोड़ना होगा। लेकिन अगली सुबह ऑफिस में काम करते समय अचानक टीवी पर खतरनाक खबर चलती है। शहर में एक नया ज़ॉम्बी वायरस तेजी से फैल रहा है। संक्रमित लोग अजीब तरह से व्यवहार करने लगे हैं और यह बीमारी बेहद खतरनाक रूप ले रही है। सभी सहकर्मी इस खबर को सुनकर घबरा जाते हैं। इसी बीच टेको अचानक कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह दूसरे कमरे में चली जाती है। हिदेओ के अंदर धीरे धीरे डर की लहर दौड़ जाती है। अब सिर्फ उसके सपने और कॉमिक्स ही नहीं, बल्कि उसकी असल जिंदगी और सुरक्षा भी खतरे में है। थोड़ी देर बाद ऑफिस में एक साथी घबराते हुए बताता है कि टेको करीब 2 घंटे तक डायरेक्टर के कमरे में रही थी। जैसे ही वह बाहर आई, उसका व्यवहार बिल्कुल अजीब और डरावना था। उसके शरीर पर काटने के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। सभी सहकर्मी एक दूसरे को देखकर हैरान हैं। सोचते हैं कि जिस डायरेक्टर की अपनी एक अच्छी और खुशहाल फैमिली है, वह ऐसा टेको के साथ कैसे कर सकता है। इसी बीच डायरेक्टर खुद वहां आता है और कहता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह दवाई ले रहा है। लेकिन हिदेओ और बाकी लोग धीरे धीरे देखते हैं कि उसकी आंखें लाल होने लगी हैं और माहौल और भी डरावना हो जाता है। दूसरी तरफ हिदेओ कॉमिक्स बनाते बनाते सो गया होता है। तभी उसका फोन बजता है। सुजुकी कॉल कर रही होती है। हिदेओ खुश होकर बाहर जाकर बात करता है ताकि ऑफिस में किसी को परेशानी न हो। बाहर देखता है कि कई हेलीकॉप्टर एक ही दिशा में उड़ रहे हैं। उसके मन में शक पैदा होता है कि शायद वायरस फिर से तेजी से फैलने लगा है। फोन पर सुजुकी रोते हुए माफी मांगती है। वह कहती है कि गुस्से में उसने बहुत कुछ कह दिया था, जबकि उसे हिदेओ के सपनों का साथ देना चाहिए था। वह हिदेओ से तुरंत घर आने को कहती है। घबराया हुआ हिदेओ बिना देर किए सुजुकी के घर पहुंच जाता है। वह काफी देर तक दरवाजा खटखटाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। मेल स्लॉट से अंदर झांकने पर उसे सुजुकी बिस्तर पर बिल्कुल सीधी पड़ी हुई दिखती है। डरते हुए हिदेओ उससे दरवाजा खोलने के लिए कहता है। तभी अचानक सुजुकी अजीब तरीके से उठती है, बिस्तर से गिरती है और जमीन पर अजीब सी खड़खड़ाहट और आवाजें निकालने लगती हैं। हिदेओ पूरी तरह डर जाता है। जैसे ही सुजुकी दरवाजे की ओर बढ़ती है और हिदेओ उसका चेहरा देखता है, उसकी रूह कांप उठती है। सुजुकी अब ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। वह दरवाजा खोलकर हिदेओ पर हमला करने की कोशिश करती है। हिदेओ उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है। इसी बीच उसका फोन गिरकर टूट जाता है। तभी सुजुकी मेल स्लॉट के जरिए हिदेओ को काट लेती है। डर के मारे हिदेओ उसे पीछे धकेल देता है। सुजुकी फिर से हमला करने आती है, लेकिन हिदेओ पूरी ताकत से उसे धक्का देता है। वह गिर जाती है और उसके सिर में गंभीर चोट लग जाती है। ज्यादा खून बहने की वजह से सुजुकी वहीं मृत्यु प्राप्त हो जाती है। हिदेओ सदमे में टूट जाता है। दर्द और उलझन के बीच वह अपनी बंदूक उठाता है और घर से बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद एक पुल पर चलते हुए उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है, जो अपने हाथ में लगी चोट को पकड़कर खड़ी है। हिदेओ के मन में अब डर, गुस्सा और जिम्मेदारी सब एक साथ उभर आता है। वह समझता है कि अब सिर्फ उसके सपनों की नहीं, बल्कि असल जिंदगी और दूसरों की जान बचाने की परीक्षा शुरू हो चुकी है। हिदेओ ऊपर देखता है और उसके सामने एक डरावना दृश्य होता है। कई जहाज और हेलीकॉप्टर उजाड़ इलाके की तरफ जा रहे हैं। इस नजरिए ने उसे यकीन दिला दिया कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। बिना देर किए वह तुरंत अपने ऑफिस लौट आता है। वहां टीवी पर खबरें लगातार यही बता रही होती हैं कि ज़ॉम्बी वायरस तेजी से फैल रहा है। जो लोग संक्रमित हो चुके हैं, वे अब ज़ॉम्बी बनकर निर्दयता से दूसरों पर हमला कर रहे हैं। सरकार सभी स्वस्थ लोगों से अपील करती है कि सुरक्षित जगहों पर रहें। ऑफिस का माहौल अब डरावना और असहज हो चुका है। एक सहकर्मी टीवी देख रहा होता है, लेकिन उसके हाथ पर खून लगा होता है, जो इस खतरे को और भयानक बनाता है। थोड़ी देर में हिदेओ को एक और साथी जमीन पर मृत पड़ा दिखाई देता है। तभी डायरेक्टर सामने आता है, लेकिन उसके शरीर में चाकू लगा होता है और उसकी आंखों में कुछ अजीब चमक होती है। अचानक सा नाम का एक साहसी सहकर्मी डायरेक्टर के सिर पर हमला कर देता है, लेकिन डायरेक्टर उठ खड़ा होता है। सा बार बार डायरेक्टर के सिर पर वार करता है और समझाता है कि खबरों में कहा गया है, ज़ॉम्बी को मारने का एक ही तरीका है, उसका दिमाग नष्ट करना। आखिरकार सा डायरेक्टर को खत्म कर देता है और हिदेओ की सुरक्षा के लिए उसे एक बैट थमा देता है।
हिदेयो हैरान होकर पूछता है कि सा इतना बेरहमी से कैसे मार सकता है। सा शांत होकर जवाब देता है, उन्होंने पहले मुझे मारने की कोशिश की थी। इंसान अपनी जान बचाने के लिए क्या क्या नहीं कर सकता। इसी बीच हिदेयो को अपने हाथ पर सुजुकी के काटने का निशान दिखाई देता है, लेकिन राहत की बात यह होती है कि सुजुकी के दांत पहले ही दरवाजे से टूट चुके थे, इसलिए घाव गहरा नहीं था। फिर हिदेयो देखता है कि सा के पैर पर काटने का निशान है और वह धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनने लगा है। अपनी बुरी किस्मत को समझते हुए सा खुद को मार लेता है ताकि वह पूरी तरह संक्रमित न हो। डरे हुए हिदेयो की नजर फिर टेको पर पड़ती है, जो अब पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। वह हिदेयो पर हमला करती है, लेकिन हिदेयो किसी तरह बचकर सड़क की तरफ भाग जाता है। शहर अब पूरी तरह तबाही में डूब चुका है। लोग या तो एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं या जान बचाकर भाग रहे हैं। सड़क पर इतनी भीड़ है कि इंसान और ज़ॉम्बी में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। हिदेयो मदद के लिए एक पुलिस वाले की तरफ दौड़ता है, लेकिन वह भी ज़ॉम्बी निकलता है। ज़ॉम्बी उस पर हमला करता है, मगर तभी एक कार टकराती है और हिदेयो मुश्किल से बच जाता है। भागते भागते हिदेयो की नजर एक टैक्सी पर पड़ती है, जिसमें ड्राइवर आराम से बैठा होता है। ये टैक्सी हिदेयो के लिए शायद एक नई उम्मीद और बचाव की दिशा बन सकती है। हिदेयो टैक्सी में बैठे ड्राइवर को जगाता है। तभी अचानक एक स्टूडेंट लड़की हिरोमी डर के मारे हिदेयो के पीछे छिप जाती है, क्योंकि पास ही एक ज़ॉम्बी घूम रहा होता है। एक पल के लिए हिदेयो अपने दिमाग में खुद को ज़ॉम्बी मारते हुए सोचता है, लेकिन यह सिर्फ उसकी कल्पना होती है। तभी सूट पहना हुआ एक आदमी जबरदस्ती टैक्सी में घुस आता है। जान बचाने के लिए हिदेयो और हिरोमी भी टैक्सी में बैठ जाते हैं। अंदर टीवी पर खबरें दिख रही होती हैं कि वायरस तेजी से फैल रहा है और वैज्ञानिक अब तक कोई वैक्सीन नहीं बना पाए हैं। हिदेयो ध्यान देता है कि सूट वाला आदमी बहुत पसीना बहा रहा है और उसके हाथ पर काटने का निशान छिपा हुआ है। हिरोमी यह नहीं देख पाती, क्योंकि वह जलते हुए शहर को देख रही होती है। अचानक उस आदमी की नाक से खून बहने लगता है और वह ज़ॉम्बी बन जाता है। हिरोमी देर से समझ पाती है। जब वह उसे टिश्यू देती है तो ज़ॉम्बी टैक्सी ड्राइवर के हाथ को काट लेता है। टैक्सी में हिदेयो पर भी हमला होता है। ड्राइवर पीछे का दरवाजा खोल देता है और हिदेयो पूरी ताकत से ज़ॉम्बी को बाहर लात मार देता है। थोड़ी दूर जाकर वह ज़ॉम्बी बस के नीचे आकर मर जाता है। कुछ पल के लिए हिदेयो और हिरोमी सुरक्षित होते हैं, लेकिन तभी ड्राइवर भी ज़ॉम्बी बन जाता है और अपना होश खो देता है। वह टैक्सी को उल्टी दिशा में तेजी से चलाता है। दरवाजे टूट जाते हैं और आखिरकार टैक्सी पलट जाती है। हादसे में हिदेयो और हिरोमी दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब हिदेयो होश में आता है तो चारों तरफ टूटी हुई गाड़ियां पड़ी होती हैं और कोई इंसान दिखाई नहीं देता। दोनों किसी तरह एक सुरक्षित जगह पहुंचते हैं। हिरोमी अपना फोन चेक करती है, जिसमें सरकार का संदेश आता है कि जो लोग संक्रमित नहीं हैं वे सुरक्षा के लिए माउंट फूजी की तरफ जाएं। तभी उसका फोन बंद हो जाता है। दूर पहाड़ को देखकर दोनों तय करते हैं कि खतरे से बचने के लिए जंगल के रास्ते से चलेंगे। शाम को वे आराम करने के लिए रुकते हैं। हिदेयो अपने पास बची हुई आखिरी ब्रेड का टुकड़ा हिरोमी के साथ बांटता है। दोनों अपना परिचय देते हैं। हिदेयो बताता है कि उसके नाम का मतलब हीरो होता है, लेकिन वह खुद को एक हारा हुआ इंसान मानता है। हिरोमी उसकी बात से सहमत नहीं होती। वह कहती है कि हिस्से में भी उसे बचाने वाला हिदेयो ही असली हीरो है। हिरोमी पूछती है कि हिदेयो अपनी बंदूक का इस्तेमाल क्यों नहीं करता। फिर वह बताती है कि जब भी उसे डर लगता है वह अपनी माँ का गाना आईपैड पर सुनती है। दोनों साथ में वह गाना सुनते हैं और वहीं सो जाते हैं। सुबह हिदेयो की नजर हिरोमी की गर्दन पर एक काटने के निशान पर पड़ती है। डर के मारे वह उस पर बंदूक तान देता है। हिरोमी बताती है कि 3 दिन पहले पड़ोस के एक बच्चे ने उसे काटा था, लेकिन वह अब तक ज़ॉम्बी नहीं बनी। वह कहती है कि अगर हिदेयो अब भी डर रहा है तो वह उसे गोली चला सकता है। हिदेयो को अपनी गलती का एहसास होता है। वह माफी मांगता है और वादा करता है कि वह उसे अकेला नहीं छोड़ेगा और पहाड़ तक ले जाएगा। लेकिन रास्ते में हिरोमी कमजोर पड़ने लगती है। वह हिदेयो से कहती है कि वह आगे चला जाए, क्योंकि अब वह ज़ॉम्बी बनने वाली है। वह अपना आईपैड हिदेयो को दे देती है और पलट जाती है। हिदेयो बंदूक उठाकर भी गोली नहीं चला पाता। डर, दर्द और टूटन के बीच वह वहां से भागने को मजबूर होता है। हिदेयो मदद मांगने के लिए एक आदमी के पास जाता है, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचता है आदमी ज़ॉम्बी बनकर उस पर हमला कर देता है। डर और घबराहट में हिदेयो खुद को बचाने की कोशिश करता है। तभी हिरोमी अचानक सामने आ जाती है और अपनी अद्भुत ताकत से उस ज़ॉम्बी को चीर फाड़ कर हिदेयो की जान बचा लेती है। हिदेयो डर के मारे कांपता है, लेकिन हिरोमी उसे संभालती है। अब हिदेयो समझ जाता है कि हिरोमी अब पूरी तरह इंसान नहीं रही। वह आधी इंसान और आधी ज़ॉम्बी बन चुकी है, लेकिन हिदेयो उसे अकेला छोड़ने वाला नहीं है। दोनों रास्ते में खाने और पानी का इंतजाम करते हैं। हिरोमी कमजोर पड़ने लगती है, इसलिए हिदेयो उसे ट्रॉली में बैठाकर माउंट फूजी के पास बने शॉपिंग मॉल की ओर ले जाता है। मॉल के बाहर चारों तरफ हादसे और ज़ॉम्बी फैले हुए हैं।
अंदर जाकर वे गंदे कपड़े बदलते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी हमला करता है, लेकिन उसी समय सुगुमी नाम की एक लड़की उसे गोली मारकर बचा देती है। वह एक सर्वाइवल टीम का हिस्सा होती है। हिदेओ हिरोमी की हालत छिपाने के लिए कहता है कि उसे नींद की बीमारी है। टीम के एक सदस्य को पता चलता है कि ज़ॉम्बी सोते नहीं, इसलिए टीम को कोई शक नहीं होता। हिदेओ और हिरोमी को टीम अपनी छत पर बने सुरक्षित बेस में ले जाती है। वहां खाना पानी का इंतजाम ठीक रहता है। टीम का लीडर हिदेओ की बंदूक और शूटिंग स्किल देखकर प्रभावित होता है। एक दुकानदार हिदेओ को स्वागत में घड़ियां गिफ्ट करता है। हिदेओ हिरोमी की आंखों को ढक देता है ताकि उसकी ज़ॉम्बी पहचान छुपाई जा सके। अगले दिन हिदेओ नीचे ज़ॉम्बियों को देखता है। एक घड़ी साज बताता है कि ज़ॉम्बी अपनी पुरानी आदतें दोहराते रहते हैं। कोई कूदता है, कोई दुकान खोलने की कोशिश करता है। लीडर बताता है कि खाना कम हो रहा है, इसलिए बेसमेंट के रास्ते मॉल से सामान लाना होगा। वह हिदेओ को कमजोर समझकर उसकी बंदूक छीनने की कोशिश करता है। इसी बीच एक गैंगस्टर हिरोमी को ले जाने की कोशिश करता है। हिदेओ बंदूक दिखाकर उन्हें रोकता है, लेकिन कोई सुनता नहीं। तभी हिरोमी सभी को धक्का देकर अपनी ज़ॉम्बी आंखें दिखा देती है। लीडर उस पर भाला फेंकता है। हिदेओ डर के मारे गोली नहीं चला पाता और टीम उसकी बंदूक छीनकर हिरोमी को घसीट कर ले जाती है। गैंगस्टर खुद को नया लीडर घोषित कर देता है। बाद में सुगुमी हिदेओ को बताती है कि उसने हिरोमी को बचा लिया और उसका इलाज किया। सुगुमी पहले नर्स थी और वह समझती है कि हिरोमी में जबरदस्त इम्यूनिटी है। शायद उसी के खून से वैक्सीन बनाई जा सकती है। हिदेओ तय करता है कि वह टीम की मदद करेगा और बेसमेंट से खाना लाने में शामिल होगा। वे सुपर शॉप पहुंचते हैं, लेकिन पुराना लीडर बदला लेने के लिए लाउडस्पीकर पर म्यूजिक चला देता है। आवाज सुनकर ज़ॉम्बियों की भीड़ टूट पड़ती है। अफरा तफरी में हिदेओ की बंदूक गिर जाती है। डर के मारे वह एक छोटे कमरे में छिप जाता है। बाहर सुगुमी वॉकी टॉकी से मदद मांगती है। कुछ पल रुकने के बाद हिदेओ हिम्मत जुटाता है, बाहर निकलता है, एक ज़ॉम्बी को मारता है, अपनी बंदूक उठाता है और सुगुमी से कहता है, मैं आ रहा हूँ। सुगुमी हिरोमी को बेसमेंट में ले जाती है, जहाँ पुराना लीडर मिल जाता है। वह हिरोमी को छोड़ने को कहता है, लेकिन खुद ज़ॉम्बी बन जाता है। हिदेओ आता है और उसे मार देता है। चारों तरफ ज़ॉम्बी घिर आते हैं। हिदेओ बताता है कि उसके पास 96 गोलियां बची हैं। हिरोमी कहती है कि उसे अपने असली हीरो पर गर्व है। हिदेओ पूरी हिम्मत से ज़ॉम्बियों को मारता है। तभी एक बेहद ताकतवर कूदने वाला ज़ॉम्बी आता है। आखिरी गोली भी बेकार होती है तो हिदेओ अपनी बंदूक से ही उसका सिर फाड़ देता है। सुगुमी गाड़ी की चाबी उठाती है और तीनों वहां से भाग निकलते हैं। वे अस्पताल की तरफ बढ़ते हैं ताकि हिरोमी के खून से वैक्सीन बनाई जा सके। रास्ते में सुगुमी हिदेओ से उसका नाम पूछती है। हिदेओ गर्व से कहता है, मेरा नाम हिदेओ है और इसका मतलब है शानदार हीरो। और इसी सीन के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।